काली और गोरी बहू का घूंघट। शंकर, शुक्रिया मेरे दोस्त मेरी दोनों बेटियों को अपने घर की बहू बनाने के लिए। केदारनाथ की आंखों में आंसू थे। उसकी दोनों बेटियों काजल और श्वेता की शादी शंकर के बेटे से हो जाती है। सभी के चेहरे पर खुशियां छाई हुई थी, सिवाय कौशल्या के। कुछ देर बाद केदारनाथ अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर देता है। वहीं ससुराल की दहलीज पर घूंघट में खड़ी गौरी का गृह प्रवेश करते हुए सास कहती है, आजा मेरी गोरी बहू, इस कलश को अपने सुंदर पैरों से गिराकर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। इसके बाद कौशल्या अपनी काली बहू को दरवाजे पर ही खड़ा छोड़ देती है, जिस पर शंकर कहता है, ये क्या कौशल्या, तुमने काजल बहू का गृह प्रवेश तो किया ही नहीं। फिर कौशल्या फीके मन से काली बहू का गृह प्रवेश कराती है और काली गोरी बहू के कमरे में जाते ही कौशल्या शंकर को सुनाना शुरू कर देती है। यही थी तुम्हारी पसंद, ये काला कोयला। सचमुच कौशल्या, तुमने तो हद ही कर दी है। आखिर कब समझोगी तुम, इंसान सूरत से नहीं सीरत से सुंदर होना चाहिए। अजी बस करो ये डायलॉग बाजी, बस फिल्मों में ही अच्छी लगती है, असल में नहीं। तुम्हारे एक फैसले ने इस काली कलूटी को मेरे अनिल के पल्ले बांध दिया, वरना। भाग्यवान, शायद तुम भूल गई हो केदारनाथ के हम पर कितने एहसान हैं, और सालों पहले ही मैंने वादा किया था कि उसकी दोनों बेटियां मेरे घर की ही बहू बनेंगी। इसीलिए मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। शंकर अपनी बात कहकर चला जाता है। अगले दिन काजल सूरज उगने से पहले उठकर ससुराल की साफ सफाई करके नहा धोकर पूजा पाठ करती है। इतने में श्वेता और कौशल्या भी कमरे से बाहर आ जाती हैं। श्वेता अपनी सास के पास होती है। प्रणाम माँ जी। जीते रहो श्वेता बहू, सदा सुहागन रहो। कितनी प्यारी लग रही है तू। हार ये गुलाबी रंग की साड़ी तेरे गोरे रंग पर कितना खिल रही है। सच कहूँ तो काजल, तुझ में जरा भी नहीं खपती। अब तू दूध से भी गोरी और खूबसूरत, और कहाँ तेरी बहन का पक्का रंग। कौशल्या अपनी गोरी बहू को भड़का ही रही होती है। इतने में काजल वहाँ आ जाती है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है आप बता दीजिए। वो सब छोड़, तूने घूंघट क्यों नहीं किया? इस घर की रीत है कि घर की बड़ी बहू आठों पहर घूंघट रखेगी, समझी? अब जल्दी से घूंघट करो। जी माँ जी। कौशल्या झूठी बातें बनाकर बेचारी काली बहू को लंबे से घूंघट में रहने को मजबूर कर देती है। वहीं गोरी बहू पर सर पर पल्ला रखने की भी पाबंदी नहीं लगाई गई। दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म में लग गई। घूंघट के कारण काजल का चेहरा पसीने से भर गया। साथ ही उसे खाना बनाने में भी बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ी और आखिरकार खीर बनाते वक्त काजल का हाथ गर्म खीर के पतीले से चिपक गया। मेरा हाथ। काजल दीदी, आप ठीक तो है? हाँ श्वेता, मैं ठीक हूँ। दोनों बहुओं ने खाना बनाकर कौशल्या को परोसा, जहाँ कौशल्या ने गोरी बहू के बनाए हलवे की जमकर तारीफ की। वहीं काली बहू की बनाई खीर में 36 नुस्ख निकाले। आहा, क्यों री काजल बहू, ये कैसी घटिया सी खीर बनाई है? शक्कर डालना भूल गई थी क्या? और दूध डालने में भी इतनी कंजूसी की। मुझे तो ऐसा लग रहा है अपना काला रंग खीर में घोल कर डाल दिया। न शक्ल है ना अकल, किसी काम की नहीं। हाँ, सीख अपनी गौरी बहन से कुछ। उतना स्वादिष्ट हलवा बनाया है कि खाते ही मुंह में घुल गया। माफ कीजिए माँ जी, वो इतने लंबे घूंघट के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, अपनी गलती घूंघट पर मर दे। जब मैं बहू बनकर आई थी तब मैं भी घूंघट में रहती थी, मगर मजाल की पूरी पकवान बनाने में कमी आई हो। चल जाओ और आगे से ध्यान रख, मेरा घर राशन मिल नहीं है जो बनाया और फेंका। अपनी सास के किए गए फर्क पर बेचारी काजल घूंघट में घुटती हुई फूट फूट कर रोती है, जिसे देखकर अनिल पूछता है, क्या हुआ काजल, माँ ने कुछ कहा क्या? नहीं जी, वो बस मायके की याद आ गई थी। थोड़ी देर बाद कौशल्या काजल और श्वेता को बुलाती है। श्वेता बहू, अरे ओ काजल, कहाँ हो दोनों, यहाँ आओ। जी माँ जी, बुलाया? आज शाम को तुम दोनों की मुंह दिखाई है और मोहल्ले की सारी पड़ोसने आने वाली हैं, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाना। और श्वेता बहू, जरा अपनी काली बहन के चेहरे पर मेकअप कर देना, ताकि इसका काला रंग मेकअप के नीचे छिप जाए, वरना मोहल्ले भर में मेरी हंसी उड़ जाएगी। और हाँ, ये ले काजल बहू, आज शाम की मुंह दिखाई में तुझे ये बनारसी साड़ी पहननी है, और श्वेता बहू, ये साड़ी तेरे लिए।
मुंह दिखाई की रस्म के लिए कौशल्या जहां अपनी गोरी बहू को नेट की साड़ी देती है, वहीं काली बहू को जानबूझकर भारी बनारसी साड़ी देती है। दोनों बहुएं तैयार होकर सर पर घूंघट किए बाहर आ जाती हैं। तभी कौशल्या अपनी गोरी बहू से कहती है, अरे ये क्या श्वेता बहू, तूने इतना लंबा घूंघट क्यों किया है? सिर्फ सर पर पल्ला रख ले, बस जब पड़ोसी ने तेरा गोरा चेहरा देखेंगी तो जल जाएंगी। माँ जी, मुझे इतने लंबे घूंघट में घुटन हो रही है। बनारसी साड़ी बहुत ही भारी है, मैं इसमें बदल कर कुछ और पहन लूं? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं इतना पक्का रंग पाया है कि मेकअप से भी नहीं छुपा। कान खोल कर सुन काजल बहू, ये घूंघट 1 इंच भी सरकना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पड़ोसनों की बीच बातें नहीं बनवानी। कौशल्या बड़ी ही कड़ाई से काजल पर लंबा घूंघट किए रखने की जिद थोप देती है। थोड़ी देर में मोहल्ले की औरतें उसके घर आती हैं और मुंह दिखाई शुरू कर देती हैं। सभी श्वेता की सुंदरता की खुलकर तारीफ करते हैं। अरे वाह कौशल्या, तेरी गोरी बहू तो एकदम कटरीना कैफ है। अब जरा दूसरी बहू को देखो। फिर जैसे ही शिल्पा काजल का घूंघट उठाती है तो सभी औरतें आपस में फुसफुसाना शुरू कर देती हैं। राम राम राम, अरे ये क्या कौशल्या, एक बहू तो चांद का टुकड़ा, दूसरी अमावस की काली रात। बेचारी कौशल्या काले रंग से कितना भागती थी और देखो भगवान ने काली बहू दे दी। चलो बहनों। मुंह दिखाई में आई पड़ोसन की बातें सुनकर कौशल्या पिनकते हुए काजल को उसके काले रंग के लिए बहुत कोसती है। आज इस कोयला खदान के कारण मेरी खिल्ली उड़ गई। पता नहीं कैसी काली बहू पल्ले पड़ गई है। माँ जी, मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है जो भगवान ने मुझे ऐसा बना कर भेजा है? चिपका निखट्टू कहीं की। खबरदार जो भाषण झाड़ा, तो घूंघट करने में बहुत घुटन होती है ना तुझे। अब सारी जिंदगी तुझे घूंघट में ही सड़ना होगा, वरना उठा अपना बोरिया बिस्तर और चली जा अपने बाप के घर। इसके बाद कौशल्या अपने कमरे में चली जाती है और अब श्वेता को घूंघट की असल जड़ समझ में आ जाती है। श्वेता का दिमाग बस अपनी सास के बुरे सोच में घुल रहा था। सासू माँ किस जमाने में जी रही हैं और काजल दीदी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे सुनील से बात करनी होगी। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। काले रंग के कारण काजल की जिंदगी लंबे घूंघट और रसोई में सिमट कर रह गई। फिर एक दिन सुनील कहता है, माँ, आज संडे है, क्यों ना हम कहीं घूम कर आए? ख्याल तो अच्छा है, और अगर श्वेता बहू का मन है तो फिर चलते हैं। इसके बाद सभी रेडी हो गए। श्वेता ने स्कर्ट और टॉप पहना और काजल ने साड़ी। तभी काजल को साथ चलता देखकर कौशल्या कुरकुराते हुए मालती अपनी बड़ी बहू अनिका और बेटे महेश और छोटे बेटे राज के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। कुछ दिनों बाद ही वो भव्या नाम की एक लड़की से राज की शादी कर देती है, जो कि थोड़ी अमीर और लालची किस्म के घर से थी। शादी हो जाने के बाद मालती उसका गृह प्रवेश करवाती है, फिर अपने बहू बेटे की अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाती है, जहाँ जेठानी अनिका ताली बजाकर कहती है, अरे अरे देवर जी, जल्दी ढूंढ लीजिए अंगूठी, पता चले कि देवरानी ने आप पर कब्जा कर लिया है। भाभी, अंगूठी तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन आपकी देवरानी को जब से मैंने पहली बार देखा है तब से ही मेरे दिल पर उनका कब्जा हो गया है। तो ये रस्म किस बात की? हाँ क्यों भव्या, मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना? जी जी बिल्कुल। क्या फालतूगिरी है ये, रस्में रिवाज और कब्जा तो मैं वैसे भी करके ही रहूंगी, लेकिन सिर्फ अपने पति के दिल पर नहीं, अपनी सास और इस घर पर भी। और जेठानी को तो मैं बहुत जल्दी घर से बेघर कर दूंगी। भव्या अपने दिमाग में इतना सब सोचती है कि राज वो अंगूठी ढूंढ लेता है और कहता है, ये मैं जीत गया। अरे वाह, मेरे बेटे ने तो अंगूठी ढूंढ ली, इसका मतलब बहू पर वो हक जमाएगा। अरे बहू, तो किस सोच में डूब गई? तुझे अंगूठी ढूंढनी चाहिए थी। कोई बात नहीं माँ जी, वो जीती या मैं जीतूं, बात तो एक ही है। खैर, मैं बहुत परेशान हूँ, थक चुकी हूँ, मुझे अपने कमरे में जाना है। और कितनी रस्म बाकी है? बस बस, अब कोई और रस्म नहीं है, जाओ तुम जाकर दोनों आराम कर लो। मालती की बात सुनकर भव्या और राज अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। वहीं बाकी सब भी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। वक्त गुजरता है, भव्या न चाहते हुए भी अपने ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए थोड़ा बहुत काम करती है, वरना सारा काम तो वो जेठानी से प्यार से कहकर करवा लेती है, क्योंकि अनिका बहुत शरीफ होती है। ऐसे ही एक दिन चाय बनाकर अनिका ले आती है तो भव्या उसके हाथ से ट्रे लेकर कहती है, अरे दीदी, आप क्यों ले जा रही हो? ये लाइए, मैं कर देती हूँ, आप जाकर पकौड़े ले आइए जब तक। ठीक है,
वैसे कितनी अच्छी हो तुम, बिल्कुल प्यारी सी देवरानी, सबका दिल जीतने वाली। अरे जेठानी जी, अब रहने भी दीजिए, मैं चाय लेकर जाती हूँ, वरना माँ जी कहेंगी ठंडी हो गई। बस कुछ दिन और, अब माँ जी से इस प्रॉपर्टी के कागज लेकर अपने नाम करवा लूंगी। ऐसा बोलकर वो अपनी सास को चाय पिलाती है। पति को तो भव्या कंट्रोल में कर चुकी थी, इसीलिए वो शाम को राज के आते ही कमरे में उससे गले लगकर कहती है, राज, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। देखो, कल को हमारे बच्चे हो गए तो उन्हें देने के लिए कुछ तो इस घर का हिस्सा होना चाहिए ना। और माँ जी को कब तक इस प्रॉपर्टी के मुखिया बनाकर रखेंगे? मैं तो कहती हूँ अपने भाई से एक बार आप बात कर लीजिए। मैं माँ जी से बात कर लेती हूँ, जिससे कि आधी आधी प्रॉपर्टी दोनों की हो जाए। वो भी अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगे भविष्य में, और हम भी, और किसी बात की लड़ाई भी नहीं होगी। हाँ ठीक है, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन प्रॉपर्टी के कागज तो माँ पर हैं। अगर वो साइन करेंगे जमीन तो। उसकी फिक्र आप मत करें, माँ जी से मैं बात कर लूंगी। राज भव्या की बात को मान लेता है। वहीं बातों में फंसाकर भव्या मालती से घर के कागजों पर दस्तखत करवाकर पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेती है और बदले हुए मिजाज से महारानी बनकर कहती है, अरे ओ जेठानी जी, बहुत मुफ्त का टीवी देख लिया, अब यहाँ से रफा दफा हो जाइए। चलिए, अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए और निकल जाइए। अरे भव्या, ये तुम क्या बोली जा रही हो? ये कैसा मजाक है? भला मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि अब ये पूरा घर मेरे नाम पर है, तो आपको जेठ जी को यहाँ से जाना होगा। और हाँ, हमारी प्यारी बुढ़िया सासू माँ को भी आप अपने साथ ले जाइए। इस घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा और मैं रहूंगी। भव्या बहू, ये क्या हरकत है? अपनी जेठानी से कोई ऐसे बात करता है क्या? और हम सब इस घर से क्यों जाए? तुम्हारा राज क्यों चलेगा घर पर? ओफो, कितनी बार एक ही बात कहूँ? इस घर की मालकिन अब मैं हूँ। आपसे प्रॉपर्टी के कागज लेकर मैंने अपने नाम कर लिए हैं। अब जाइए, भीख मांगो। मैं अपने घर में नहीं रखना चाहती आप सबको। जस्ट गेट लॉस्ट। इतने दिन से शराफत का चोला पहनकर एक्टिंग करते करते मेरी आंखें, कमर सब दुख गया। बहू, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। धोखे से घर हड़प लिया। अपने परिवार को कोई इस तरीके से निकालता है? सुधर जाओ, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। ए बुढ़िया, बकवास बंद कर अपनी। लगता है तुम ऐसे नहीं जाओगे। तभी भव्या अपनी सास और जेठानी का हाथ पकड़कर घर से बेघर कर देती है। उनका सामान बांधकर उन पर फेंक देती है और मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। बड़ी बहू और सास बहुत रोते हैं। अनिका कॉल करके महेश को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो परेशानी में भागता हुआ अपने परिवार के पास आता है। हे भगवान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब भव्या ने किया है, वो भी इतनी चालाकी से। अब हम कहाँ रहेंगे? महेश, थोड़ा बहुत तो सोचो कि हम कैसे गुजारा करेंगे, कहाँ रहेंगे। कुछ पैसे तुमने सेव किए होंगे या किसी से उधार मांग लो। हमने कितना भव्या को प्यार किया और उसने हमारे साथ कितना घिनौना मजाक किया। मैं माफ नहीं करूंगी उसे। एक रास्ता है मेरे पास। इतना कहकर महेश अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर एक पुराना टूटा फूटा घर लेता है, जहां उसका परिवार को रहने के लिए छत मिल जाती है और खाना बनाने के लिए अनेक चूल्हा बना लेती है, जहां वो बहुत देर बाद मुश्किल से खाना खा पाते हैं। अरे, मेरे गले से तो बड़ी मुश्किल से खाना उतरा है। माँ जी, अब जो हो गया जाने दीजिए। शायद हमारी किस्मत में गरीब होना ही लिखा था। जहां अनिका का परिवार गरीबी में गुजर बसर करता है, वहीं भव्या ठाट बाट से अकेले घर में रहती है और घर का काम करने के बाद थक कर कहती है, हे भगवान, मालकिन तो बन गई मैं, लेकिन घर का इतना सारा काम करना पड़ता है, मुझसे नहीं होता। एक नौकरानी रख लूंगी। भव्या, तुमने मेरे परिवार वालों को मुझसे अलग कर दिया, उनके साथ ऐसा किया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी? राज, मैंने जो भी किया है हमारे भविष्य के लिए किया है और मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। ये सुनकर राज अपने कमरे में चला जाता है। उसे पल पल अपनी माँ भाभी की याद आती है। वहीं भव्या एक नौकरानी घर पर रख लेती है, जो कि कुछ दिन बाद उसके घर से गहने चोरी करके भाग जाती है। और शाम को आते वक्त राज की गर्दन पर चाकू रखकर कुछ बदमाश उसे पैसे और मोबाइल छीन लेते हैं, जिसमें उसे चोट भी लग जाती है। जब वो घर आता है तो राज उसे सब कुछ बताता है। फिर भव्या कहती है, भगवान जी, कैसे दिन चल रहे हैं हमारे। एक तो हमारे घर में पहले ही इतने लाखों रुपए की चोरी हो गई और अब तुम्हारे साथ ये घटना घट गई।
चिंता मत करो राज, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर भव्या राज की मरहम पट्टी करती है। अगले दिन घर का काम करने से और टेंशन से भव्या बीमार पड़ जाती है। बिस्तर से उठ नहीं पाती और कहती है, भले ही इस घर को मैंने हथिया लिया, लेकिन खुशी तो मुझे मिल नहीं रही। काश माँ जी और जेठानी जी मेरे पास होती तो मेरा ख्याल रखती। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे उनके पास जाना होगा। वो ये बात राज को बताती है। फिर ऐसी हालत में राज उसे अपने बड़े भाई के घर ले जाता है, जहाँ अपने सास के पैरों में गिरकर भव्या बोलती है, माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बहुत ज्यादा गलत बर्ताव किया है। मैं शर्मिंदा हूँ, आपसे आंखें नहीं मिला सकती। मुझे आपकी बहुत याद आई और ये एहसास हुआ कि अपनों से अलग कभी नहीं रहा जाता। आज मेरे पास पैसे, दौलत, घर सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं, आपसे अलग होकर। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब तू कह रही है। माँ, वक्त इंसान को सही राह पर ले आता है। जेठानी जी, मैं जानती हूँ आपको गरीबी में लाकर मैंने खड़ा कर दिया, फिर भी आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, लेकिन मैं अमीर होकर भी नहीं रह पाई। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, और वापस घर चलिए, नहीं तो मुझे डांट लीजिए, मार लीजिए, पर चल लीजिए हमारे साथ। तभी अनिका उसे उठाकर गले लगा लेती है। अरे अरे, अब इन सब चीज की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और हमें बुला लिया, तो हम फिर से एक परिवार बनकर रहेंगे। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तभी अनिका उसे पानी पिलाने के बाद चूल्हे पर गर्मा गर्म खाना पकाकर अपने देवर और देवरानी को खिलाती है, जिसे खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और वापस अपने उसी घर में पहुंचकर सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।